आबिद शेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आबिद शेर अली साहब आपके वक्त का। ख्वाजा आसिफ साहब सब ने देखा ही, आप भी जानते हैं, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा को पार्लियामेंट बुलाएंगे, जनरल फैज़ को बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ये तरीके तालिबान पाकिस्तान को पाकिस्तान में रिहेबिलिटेट करने का जो ख्याल था, जो अफसाना था, वो गलत साबित हुआ। ये क्यों आपने ये पॉलिसी बनाई? वफाकी वज़ीर कानून जो है वो कहते हैं कि नहीं बुलाना हमने पार्लियामेंट में। ये क्या, इसके ऊपर पार्टी पॉलिसी क्या होगी? ये ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी तरफ से कह दिया था, शहबाज शरीफ साहब से नहीं पूछा था उन्होंने? ये मेरे नज़र से नहीं गुजरी खबर, अभी आपने फरमाया, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉडी है जिसमें आप लेजिस्लेशन करते हैं, पूरे पाकिस्तान की कानून साजी करते हैं, और उस अदारे को ये किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है और ये सिर्फ अवाम को जवाबदेह है। अगर कोई बड़ी लीथल किस्म की इश्यूज हैं या कोई ऐसी ग्रॉस वायलेशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो और अगर पार्लियामेंट समझती है तो फिर पार्लियामेंट को वो काम करने चाहिए जिसका इख्तियार पाकिस्तान के आइन ने पार्लियामेंट को दिया है। अभी डोनाल्ड लू को देख लें, उसने खारजा कमेटी के सामने अपने आप को पेश होकर जो बयान रिकॉर्ड कराया, तो ये तौहीन नहीं होती किसी की भी। और ये अगर कोई मुल्की मामलात पर कोई ऐसे इश्यूज हैं तो उस पर फिर पार्लियामान को फैसला करना चाहिए। ये तो पार्लियामान ने फैसला करना है, तो ये अभी मेरे नज़र से नहीं ये गुजरी खबर, तो लेकिन ये पार्लियामान सुप्रीम है, तो अगर पार्लियामान समझती है कि ग्रॉस वायलेशन हुई है तो फिर पार्लियामेंट को बिल्कुल अपने मकासद और पाकिस्तान के वसीतर मफाद के लिए फिर सोचना चाहिए। अच्छा आबिद साहब, ये खबर आपकी नज़र से गुजरी होगी यकीनन। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा कि उनको धमकियां में इस फ़ोन आए हैं, एक पहले भी आया था, एक अब आया, और अच्छा ये भी नहीं कि कोई हाजिर सर्विस साबिक अफसरान की तरफ से आए हैं और वो मुल्क के वजीर दिफा हैं, वो टीवी पे आके बता रहे हैं। ये मामला आपके ख्याल में उनको फिर पार्लियामेंट में नहीं सबसे पहले उठाना चाहिए था, या फिर खुद डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनको मतलब कोई साबिक अफसर धमकी दे दे? आपकी आवाज में इको बहुत है, मैं कुछ प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहा। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं अपने पैनल पे भी कहता हूँ कि एको को भी जरा जी बेहतर करें। मैं आबिद शेर अली साहब ये पूछ रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब को जो बयान है कि उन्हें धमकी दी गई, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा दी गई, और दी भी साबिक अफसरान की तरफ से दी गई जो कि हाजिर सर्विस भी नहीं है, और वो मुल्क के वजीर दिफा हैं, उनके नीचे बहुत सारे इदारे हैं, तो उनको धमकी दे देना, और वो टीवी पे आके तो बता रहे हैं। वो पार्लियामेंट क्यों नहीं गए ख्वाजा आसिफ साहब कि मुझे मुल्क के वजीर दिफा को धमकी मिली है और पार्लियामेंट उसके ऊपर एक्शन ले? वो खुद भी ले सकते हैं। देखिए, अगर तो ख्वाजा आसिफ साहब को किसी ने भी धमकी दी है, अव्वल तो किसी की जुर्रत नहीं है उनको कोई धमकी दे दे, तो अगर खुदा न खास्ता किसी ने ख्वाजा आसिफ साहब को धमकी देने की जुर्रत कर ली है तो इन चीज़ों की बिल्कुल जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ख्वाजा साहब क्योंकि उधार तो रखते नहीं है किसी का भी, और उसी वक्त वो सूद समेत अदा भी कर देते हैं। सही। तो ये अभी मेरे लिए हैरानगी है कि अगर कोई उनको कोई धमकी अमेज कोई कॉल आई है जो कोई इस तरह की हुई है तो फिर इसका बिल्कुल अदराक होना चाहिए। ये किसी की खुद बताया सर, नहीं होनी चाहिए कि कोई खुद बताया उन्होंने कहा, एक दफ़ा तो पहले फ़ोन आया, धमकी दी, उन्होंने कहा जी आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा मैं, और फिर दूसरी दफ़ा और धमकी हमें फ़ोन आया। ये अभी रिसेंटली आपके इल्म में ही है, पार्लियामेंट के अंदर मामला था। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस किस इशू पे करेंगे? ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पे करनी है? ये तो ख्वाजा साहब ही बता सकते हैं। हम वैसे सोच सकते हैं कि वो किस इशू पे कर सकते हैं। नहीं, आप बताएं ना, सवाल आपने किया है, मैंने तो फोन नहीं किया, तहकीकात हैं, मैंने फोन नहीं किया, ये ख्वाजा साहब ने खुद बताया। ख्वाजा साहब के साथ मेरी जिंदगी, मैं 22 साल हो गया हूँ प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आया, और ख्वाजा साहब के साथ मैं 4 मरतबा रुकने कौमी असम्बली भी रहा। मेरे सामने तो ख्वाजा साहब को इस तरह की बात करने की किसी की जसारत नहीं है। तो अगर कभी ख्वाजा साहब से किसी ने की है तो ख्वाजा साहब हिसाब किताब पूरा कर देंगे फिर उसका, जिसने भी दी है धमकी उन्होंने। हाँ, वो कह रहे थे कि जिसने धमकी दी है ज्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। मैं एक और इशू की तरफ से ख्वाजा साहब का तो नहीं, ख्वाजा साहब मैं आपको बताऊं, ख्वाजा साहब सूद समेत
हिसाब किताब पूरा करते हैं। और ये आप देखेंगे कि वो अगर किसी ने उनसे ये जुर्रत की है तो वो सूद समेत उसका हिसाब लेंगे उससे। वो नहीं, वो देखें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी वहाँ से आई थी बकौल ख्वाजा साहब के कि मैं तुम्हारे आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। उससे पहले उन्होंने टीवी शो के ऊपर बता दिया, लेकिन बहरहाल उनके पास एक पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा माफ़ कीजिएगा ओहदा है, ही इज़ डिफेंस मिनिस्टर। मैं सर थोड़ा सा आगे आना चाह रहा हूँ। बातचीत यूँ है कि अभी इस वक्त सोचा कि इलेक्शन होंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी आएगी। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ये कहती है कि पहले हमारे जो एतराज़ात हैं वो दूर किए जाएँ, वो फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं। दूसरी तरफ अभी इस तरह से कोई खास डेवलपमेंट के मिलजुल के आगे चलने के हवाले से हुई नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब का, आपके तो फैसलाबाद शहर से ही हैं, उन्होंने कल सर एक इंटरव्यू के अंदर बात की है। आप इजाज़त दें, मैं नाज़रीन को भी सुनवाना चाह रहा हूँ, आपका कॉमेंट उस पर लेना चाह रहा हूँ। चलाएँ जी शहजाद साहब, आपने सुना है राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हम ओवरऑल हम सभी फंस गए हैं, मतलब द पॉलिटिकल प्लेयर्स, और बड़ा मुश्किल है इसमें से निकलना क्योंकि वे फॉरवर्ड आगे नजर। और फिर अगेन वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान बात नहीं करेगा, वो हमें खत्म करना चाहता है, हम उसको कर देंगे। गिविंग एंड पे सर हुकूमत नहीं होती, ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की नहीं होती। आपको बुला लेना चाहिए कि आए बैठ के बात तो कम अज कम शुरू करते हैं, और फिर आपके जो मुतालबात है मानते हैं, कमीशन वगैरह बनाए सर। देखे ना इमरान खान का कुछ जाएगा, ना अभी राना साहब का कुछ जाएगा पाकिस्तान का जाएगा इस लड़ाई के अंदर। दुरुस्त, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का जाएगा, पाकिस्तान के इदारों का जाएगा, पाकिस्तान की खुशहाली का जाएगा। देखें अभी जो बिजली के क्राइसिस हैं, मिलने बंद होने को हैं, लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने हिम्मत करके हुकूमत बनाई है मुस्लिम लीग नून ने, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ओवरनाइट तो कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून कोई ओवरनाइट चेंज लाकर पाकिस्तान को ऐसे ले जाएं, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। जो पाकिस्तान की डेंटिंग पेंटिंग हुई है, जो पाकिस्तान को नुकसानात हुए हैं, तो ओवरनाइट ये तब्दीली का कोई सोचे भी ना कि ओवरनाइट चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी, जब बिजली की कीमतें चले जाएंगी नीचे, जब महंगाई ये आहिस्ता आहिस्ता होगी, स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर। वरना तो कोई भी नहीं हुकूमत कर सकेगा, जिसको मर्जी आप लेके चाहे सारे एक पेज पे भी आ जाए। तो फिर इस तरह जब निज़ाम ख़राब होगा तो पाकिस्तान के गरीब लोगों ने, पाकिस्तान के मेहनत कशों ने तो वोट दे दिया। तो सर आप बात करेंगे, ऑपोजिशन से बात करेंगे पी मिलन सर, तो सुन लें। मैं असल में आखिरी मिनट मैंने कहा इस पे कमेंट कर दीजिए प्लीज। दो तीन साल के लिए लड़ाई को साइड पे कर दे, पाकिस्तान की कौम का सोचें, महंगाई का खात्मा करें, स्टेबिलिटी लाइन लड़ने के लिए फिर सारी जिंदगी पड़ी है। सर बात करेंगे तो वो साथ आके बैठेंगे ना। आप भी, आपकी जमात चूंकि हुकूमत है, हुकूमत बड़ी होती है, देने वाली होती है, वो सुने तो सही ना मुतालबात बुलाएं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी ऑफर दी थी, जो भी ये तहरीक सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं उनको भी ऑफर दी थी कि बैठकर डायलॉग करें। हम नहीं किसी को डाकू चोर कहते हैं, आए बैठ के मुल्क की बात करें। वो कहते हैं इलेक्शंस में पहले करें ना, कि जो उनको एतराज है कि इलेक्शन में धांधली है, कहते हैं इस पे एक कमीशन बना लें, पहले इलेक्शंस में जो मुबैना धांधली है वो कहते हैं पहले इस पे कर लें फिर आगे चलते हैं। अगर धांधली आई है पीटीआई के, मैं कहता हूँ आए मेरे हल्के से शुरू कर लेते हैं। अच्छा ठीक, 70,000 वोट बाहर के हल्कों का मेरे हल्के में, सुन ले, 70,000 वोट बाहर के हल्कों का मेरे हल्के में डाला, मरे हुए लोगों का वोट दोबारा डाला, जितने भी मरे हुए थे 4-5 हज़ार, तो मरे हुए लोग माशाल्लाह ऐसी नादरा की कैपेबिलिटी है कि मरे लोगों का वोट पड़ गया मेरे इलाकों में। जो 20-20 साल मरे को हो गए हैं उनका वोट दोबारा बन आए। फिर अगर आपने ऑडिट करना है तो एनए 102 से कर लेते हैं, वरना आपको पता चल जाएगा कौन कैसे इलेक्शन जीता है धांधली करके। तो आप पैदावार है, नादरा की पैदावार है। मैं इसलिए अच्छा आपको हराया गया है इसलिए आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं रिकाउंट में नहीं जा रहा, मैं ट्राइब्यूनल में जा रहा हूं। मेरे पास एविडेंस है कि तांदले वाला के रहने वाला मेरे हल्के में वोटर कैसे बन गया। जो पिछली 3-3 नस्लों से मुझे वोट दे दें, उनका उठा के वोट तांदले वाला फेंक दिया, उनका वोट आपने सियालकोट फेंक दिया, उनका वोट आपने कहीं और फेंक दिया। मेरे पास तो 70,000 वोट की ये लिस्ट है। अगर ये इस तरह के फ्रॉड इलेक्शन कराने थे हमारे हल्कों में, तो इससे बेहतर ना करवाते आप। ये तो सर बड़ी अच्छी आपने बात की। कर ले तो ये मैं असल में ना आबिद साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त एक्चुअली मेरा ना प्रोग्राम खत्म हो गया है। दूसरी मर्तबा ज्यादती हुई।